बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस लाइव सेशन में। आज हम देखेंगे क्लास 11th ज्योग्राफी का मिड टर्म का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी के इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। तो बच्चों जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं वो अपने सभी क्लासमेट्स के साथ इस लाइव लिंक को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और उनसे भी कहिए कि यहाँ पे ज्वाइन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आपका सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सेक्शन ए है हमारा, जिसमें आपके कुल 24 प्रश्न हैं, आपको 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जिसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? सिक्किम, केरल, गोवा या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है गोवा। देखिए बच्चों, जिसमें आपको ऑप्शन बताने की ज़रूरत है उसमें आपको सीधा ऑप्शन बताया जाएगा, और जैसे आपको समझाने की ज़रूरत है उससे आपको समझाया जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से भारत के राज्यों को दक्षिण से उत्तर में क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, दक्षिण से हमें उत्तर में क्रमबद्ध करना है। तो सबसे पहले आता है तमिलनाडु, फिर आता है आपका कर्नाटक, ठीक है, फिर आता है आपका मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र। सॉरी, फिर आएगा आपका महाराष्ट्र, फिर आएगा मध्य प्रदेश। यानी कि यहाँ पे जो हम विकल्प चुनेंगे वो होगा ऑप्शन सेकंड वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चूना पत्थर, हेलाइट, शेल व खड़िया ये किस प्रकार की शैलों के उदाहरण हैं? तो ये बच्चों अवसादी शैलों के उदाहरण हैं। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्र सरकार के द्वारा अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन परियोजना है? नमामि गंगे परियोजना, गंगा एक्शन प्लान, गंगा कावेरी लिंक नहर परियोजना या गंगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नमामि गंगे परियोजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जल संबद्ध क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणी को कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चों इसे जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्रमुख, फिर मध्यम और लघु नदी। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, यानी कि 6 है, निम्नलिखित में से किसने प्रादेशिक उपागम को प्रवर्तित किया है? तो इसका राइट आंसर है कॉल लिटर के द्वारा। ठीक है। 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव भूगोल की शाखा इनमें से नहीं है? तो ऐतिहासिक भूगोल भी है, पर्यावरण भूगोल भी है, जनसंख्या भी है, लेकिन सांस्कृतिक मानव भूगोल की शाखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा कथन अभिसरण सीमा के क्षेत्र को सही रूप से वर्णित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं एवं नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है तो उसे अभिसरण सीमा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, यमुना नदी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का जो प्रत्यक्ष साधन है वो नहीं है? धरातलीय चट्टानें, खनन, ज्वालामुखी उद्गार या फिर भूकंप संबंधी क्रिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। 11 है, निम्नलिखित में से कौन बाहरी ग्रह नहीं है? तो शनि, बृहस्पति और नेपच्यून ये सभी बाहरी ग्रह होते हैं, लेकिन बुध जो है वो बाहरी ग्रह नहीं है, ये एक भीतरी ग्रह है। ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर है 12, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय भूपट्टी का औसत घनत्व को दर्शाता है? तो बच्चों इसका जब आप आंसर गूगल करेंगे और अपनी किताब में देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए कथन हेतु सही शब्द को निर्देशित कीजिए। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा क्या कहलाती है? जल संबद्ध, जल ग्रहण, अपवाह या फिर अपवाह तंत्र? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जल संबद्ध कहलाती है। 14 है, अमरकंटक पठार श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ निम्न में से कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं? वृक्षाकार, आर्य, जालीनुमा या फिर अभिकेंद्री? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों आर्य प्रतिरूप बनाती हैं। ठीक है। 15 क्वेश्चन है, हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हल्के व भारी घनत्व पदार्थ जो होते हैं उनको पृथक होने वाली प्रक्रिया विभेदन कहलाती है। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट है। नेक्स्ट है 16, निम्नलिखित में से किसने सागरीय अधस्थल विस्तार का जो सिद्धांत है वो दिया है? तो बच्चों ये मैंने बहुत बार आपको बताया, अपने एपिसोड में भी, सैंपल पेपर में भी, ये हेस के द्वारा दिया गया था। ठीक है। 17 है, निम्नलिखित में से केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बहुत बार आपको बताया गया है भरतपुजा। ठीक है। 18 है,
भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है या फिर बनाई जा रही है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 4, सतलुज नदी पर। 19 है, निम्नलिखित में से कौन भारत व श्रीलंका को अलग करता है? बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, दक्षिण सागर या हिंद महासागर? तो इसका राइट आंसर है मन्नार की खाड़ी भारत व श्रीलंका को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर है 20, निम्नलिखित में से कौन सा शिलीभवन प्रक्रिया से संबंधित है? शिलीभवन यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका बच्चों जब आप किताब में इसका आंसर ढूंढेंगे तो आपका जो शैलों वाला चैप्टर है यानी कि खनिज एवं शैल चैप्टर 5 उसमें दिया हुआ है कि सघनता के द्वारा संचित पदार्थों का शैलों में परिणत होना ही शिलीभवन की प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एस तरंगों की प्रमुख विशेषता है? तो एस तरंगों की इनमें से कौन सी प्रमुख विशेषता है वो बताना है। तो ये जो है वो केवल ठोस पदार्थों से ही गुजरती हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट है। 22 है, निम्नलिखित में से भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से जो समय है वो कितने घंटे आगे है? 4.5 घंटे, 5.25 घंटे, 5.5 या 6.5 घंटे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 23 है, निम्नलिखित में से किसने स्थिर अवस्था का जो सिद्धांत है, जो संकल्पना है वो दी है? तो ये संकल्पना दी है बच्चों हायल ने। ठीक है, हॉयल ने। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रायद्वीपीय नदियों से संबंधित नहीं है? बहुत बड़ी द्रोणी ये संबंधित है, छोटी द्रोणी ये भी संबंधित है, मौसमी होती है ये भी संबंधित है, लेकिन सॉरी यहाँ पे जो है एक सेकेंड एक मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि छोटी द्रोणी, प्रौढ़ नदियाँ और मौसमी ये सभी विशेषताएं हैं, लेकिन बहुत बड़ी द्रोणी ये विशेषता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 24 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। तो इसमें से आपके मतलब 20 प्रश्न आपको करने थे। अब आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने अंक इसमें से आ सकते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है जिसमें आपको 24 में से 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन 25 से 29 जो मानचित्र वाले हैं वो सभी को देने हैं और जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उन्हें विकल्प चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मैप है पहले उससे आप देख लीजिए एक बार ध्यान से। 25 क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, 26 यहाँ पे है, 27 यहाँ पे है, 28 एंड 29 यहाँ पे है। ठीक है, तो हम सीधा प्रश्न और उत्तर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 25, इसका तो आई होप आप सभी को पता होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है चीन। रूस एशिया महाद्वीप का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 26, निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल है? तो बच्चों स्क्रीन पे एक आप इमेज देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो ज्वालामुखी पर्वतमाला, ठीक है, ये एक तप्त स्थल है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। 27 है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जो महासागर है वो कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर है बच्चों आर्कटिक महासागर। ठीक है, 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी विवर्तनिक प्लेट का निर्धारण उत्तरी अमेरिका प्लेट व कैरिबियन द्वीप करते हैं? तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 1, उत्तरी अमेरिकी प्लेट। ठीक है, 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं। वैसे तो हमारा एशिया है, ठीक है, नहीं एशिया नहीं यूरोप है। तो एक बार हम 29 को यहाँ पे देख लेते हैं। 29 यहाँ पे है, तो ये कौन सा महाद्वीप है बच्चों? एशिया महाद्वीप है हमारा। ठीक है, तो 29 एक सेकेंड ये रहा। तो 29 में हम क्या लिखेंगे? एशिया महाद्वीप। ठीक है, फिर आगे है, ये तो आपके मैप वाले क्वेश्चन थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 से 48 जो है इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। 30 क्वेश्चन कहता है अभिकथन के अनुसार कि आदिम मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता था, अब ऐसा नहीं है। राइट है। कारण है तकनीक के क्रमशः विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा किए गए बंधनों को ढीला करने में सक्षम हो गया है, ये भी राइट है। तो यहाँ पे व्याख्या भी है और जो अभिकथन है वो राइट भी है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदी है और एक तरफ उनका स्रोत है, कहाँ से ये निकलती हैं, एक तरह से ये समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जो आपकी तापी नदी है
ये महाबलेश्वर से नहीं निकलती है। ठीक है, तो सुमेलित कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है 32, दाब आयतन एवं तापमान यानी कि PVT, ठीक है, इसके परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप किन शैलों का निर्माण होता है? तो ये प्रश्न मैंने बहुत बार आपको सैंपल पेपर में भी बताया है और आपको जो एपिसोड वाली वीडियो है उनमें भी बताया है। तो इसके कारण जो कायांतरित शैलें होती हैं, ठीक है, उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट है 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है? यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, राइट है। यह गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ये भी राइट है। यह मध्य व लघु हिमालय श्रेणियों के काटकर तंग महाखंडों से होकर गुजरती है, ये भी राइट है। लेकिन पंजाब के मैदानों में प्रवेश करती है, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है 34, निम्नलिखित में से कौन सा नदी प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है? तो बच्चों देखिए, मृत शरीर का विसर्जन इससे हाँ प्रदूषण होता है, उद्योगों से भी होता है, बड़े पैमाने पर स्थान से भी होता है। लेकिन ऑप्शन बी जो है कि जल आधिक्य का स्थानांतरण। अब देखिए, जब एक नदी से दूसरी नदी में या फिर दूसरी नदी उससे निकाली जाएगी तो क्या उससे प्रदूषण होता है? नहीं, बल्कि वो तो फैलाव होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सेकंड, उत्तरदायी कारक नहीं है, वो है बी। तो आई होप आपको अभी तक के प्रश्न जो है वो आपको समझ में आए होंगे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 35, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल से संबंधित है? तो आग्नेय शैल से इनमें से कौन सा संबंधित है, हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्रेनाइट। ठीक है। 36 है, यहाँ पे देखिए नदियाँ हैं, एक तरफ सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पे अगर आपको किसी 2-3 नदियों का भी उद्गम स्थान अगर आपको पता है तो आप इसमें बड़े अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गंगा है महानंदा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5वें का छठा कहाँ पे दिया हुआ है? 5वें का छठा ये रहा, यहाँ पे है। तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। बाकी मैंने मिलान किए हैं, सारे सही हैं, यानी कि पहले का हमारा तीसरा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से एक बार मिलान कर लेते हैं। देखिए, घग्गर नदी जो है उसका मिलान क्या होगा? पहले का तीसरा, यानी कि घग्गर नदी का हो जाएगा हमारा बेरी, कावेरी नदी का हो जाएगा हमारा अमरावती। ठीक है, गोदावरी का हो जाएगा पेनगंगा, यमुना नदी का हो जाएगा आपका सिंध, और गंगा नदी का हो जाएगा आपका महानंदा, और बच गया हमारा कृष्णा जो कि हो जाएगी कोयना से। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से भारत का उत्तरी भाग कौन से कटिबंध में स्थित है? उष्ण, शीत, दक्षिण शीत या फिर कोष्ण शीतोष्ण में? तो भारत का उत्तरी भाग जो है वो कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। ठीक है। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि भूवैज्ञानिक काल माप क्रम की सबसे लंबी अवधि है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईयान। ठीक है। अगला है 39, एक तरफ प्लेट है, एक तरफ स्थिति है, इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो 39 की अगर हम बात करें तो इसमें जो फिलीपीन प्लेट है वो मध्यवर्ती अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेटों के बीच स्थित नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है। 40 है, यहाँ पे ये कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, फिर इन विशेषताओं के आधार पे जो ऑप्शन वो पूछे गए हैं। पहला है कि ये महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्र बेसिन के बीच का भाग होती हैं। इसमें महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल व महाद्वीपीय उभार शामिल होते हैं। इनमें गहरी महासागरीय खाइयाँ भी सम्मिलित हैं। तो ये जो विशेषता है वो किन की विशेषता है? महाद्वीपीय सीमा, मध्य महासागरीय कटक, वितलीय मैदान, गंभीर सागरीय मैदान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महाद्वीपीय सीमा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 41, यहाँ पे कुछ कथन दिए हैं, फिर हमें बताना है कौन सा सही है। तो महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्य चुंबकत्व क्षेत्र जो ध्रुवण पाया जाता है, राइट है। सेकंड है कि गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम कम गहराई पर हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम केंद्र व कम गहराई पर विद्यमान होते हैं। तो ये भी राइट है, यानी कि एक तरफ दोनों कथन राइट भी हैं और यहाँ पे व्याख्या भी है। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ, एक सेकेंड, यहाँ पे जो है बच्चों एक तरफ महासागरीय कटक की बात की जा रही है, एक तरफ ज्वालामुखी के उद्गम के भूकंप के उद्गम के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे कथन तो हमारे दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 42 है, ये भी उसी तरह का प्रश्न है
कि प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ कावेरी नदी लगभग सारा साल बहती है। इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून से और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। ये भी राइट है। तो ऑप्शन जो फोर इसका 42 का हमारा राइट जो वो सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही हैं और व्याख्या भी है। आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। 43 है, यहाँ पे एक तरफ राज्य है एक तरफ राजधानी है। तो इसका आंसर मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा इसका गलत करके आया होगा, क्योंकि अगर आप किसी 2-3 की भी राजधानी जानते हैं तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों को ऑप्शन सी एंड डी इसमें कन्फ्यूज़न हुई होगी। ठीक है, और वो कन्फ्यूज़न किस में हुई होगी? मेघालय की राजधानी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एक सेकंड, जो ऑप्शन 4 है इसमें आप सभी को कन्फ्यूज़न हुई होगी। तो यहाँ पे जो देखिए मेघालय है ये किसकी राजधानी है? शिलोंग की राजधानी है, मतलब मेघालय की राजधानी शिलोंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो होगा हमारा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मिलान करना चाहते हैं तो एक बार मिलान भी हम कर लेते हैं। देखिए नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। उड़ीसा की क्या है? भुवनेश्वर। महाराष्ट्र की क्या है? मुंबई। मेघालय की क्या है? शिलोंग। उत्तराखंड की क्या है? देहरादून। और सिक्किम की क्या है? गंगटोक। ठीक है, तो इस तरह से ये मिलान भी हो गया। आगे देखते हैं 44 है कि भारत में कर्क रेखा अनेक राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो उस रेखा से मतलब वो जो रेखा इस राज्य से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर है त्रिपुरा से। ठीक है, 45 है, एक तरफ दिशा है एक तरफ भौगोलिक इकाई है। तो उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी, उत्तर हिमाचल प्रदेश, दक्षिण हिंद महासागर, उत्तर पूर्व पूर्वांचल पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे देखिए उत्तर पश्चिम में यहाँ पे बंगाल की खाड़ी कही गई, ये वाला इसका गलत है। 45 का ऑप्शन फर्स्ट सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 46, एक तरफ भूगोल की शाखा है एक तरफ है अध्ययन। तो अब हम इस पे अगर मिलान करते हैं, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम भू आकृति विज्ञान किससे संबंधित होगा। तो भू आकृति विज्ञान है हमारा भू आकृतियों का क्रम में विकास। ठीक है, जनसंख्या भूगोल यानी कि जनांकीय विशेषताएं, मृदा भूगोल यानी कि मृदा निर्माण, फिर आता है जीव भूगोल यानी कि पशुओं एवं उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक वितरण, और पर्यावरणीय समस्या। तो अब हम इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसका राइट बैठेगा उसे हम चुनेंगे। ठीक है, तो 46 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो सी है हमारा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका मिलान आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, एक तरफ अभिकथन मतलब 2 कथन दिए हुए हैं, हमें बताना है दोनों में सही है गलत है। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट से निकलती है, राइट है। इस नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना बनाई गई, ये गलत है, क्योंकि इस नदी पर गांधी परियोजना बनाई जा रही है। कौन सी? गांधी परियोजना। तो यानी कि हमारा केवल कथन 1 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 48, एक तरफ केंद्र शासित प्रदेश है एक तरफ है राजधानी। तो इसका भी आई होप आप सभी को आंसर पता होगा। दिल्ली की नई दिल्ली, एक सेकेंड एरो आते हैं, हाँ, दिल्ली की नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, अंडमान व निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, और पुडुचेरी की पोंडुचेरी। तो यहाँ पे अब हम इसमें से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? 48 का अगर हम बात करें तो 48 में हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा अब जो है वो हमारा सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपके स्रोत आधारित प्रश्न हैं। और बच्चों स्रोत आधारित प्रश्न काफ़ी आसान आपके आए हैं। ठीक है, तो उससे पहले अभी तक के जो 48 प्रश्न आपको समझा दिए गए हैं उनमें से आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं ये आप काउंट कर लीजिएगा, और वीडियो के एंड में आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, तो सेक्शन सी हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया, स्रोत आधारित प्रश्न है। 49 से 52 के लिए एक स्रोत दिया गया है। ठीक है, उसे पढ़िए। यहाँ पे ये प्रायद्वीपीय अववाद तंत्र के बारे में एक तरह से। ठीक है, कुछ नदी तंत्र भी हैं इसमें, तो इसे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन पेपर है तो आप उसे निकाल लीजिए, आंसर बताते हैं आपको। ठीक है, 49 है कि नर्मदा और तापी नदियाँ बहती हैं। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन है, लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। ठीक है, लेकिन आपकी किताब में जो तापी नदी है वो पश्चिम की ओर बहती है और नर्मदा नदी भी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें इस ऑप्शन की यानी कि इस लाइन की, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग तो ये आंसर बनेगा कि एक सेकेंड, हाँ, नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। ठीक है, लेकिन आपकी जो तापी नदी है वो तो आपकी पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा भी पश्चिम की ओर बहती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेके, आंसर को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न है, लेकिन मैं इसका आंसर जो राइट लगाना चाहूँगा वो लगाऊंगा बी। ठीक है, और बच्चों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपकी तरफ से इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, और जब इसका राइट आंसर आपको मुझे मिल जाएगा तो मैं उसे पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 50 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा तंत्र का अंग नहीं है? तो यहाँ पे जो है सिंधु नदी गंगा नदी तंत्र का अंग नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट। 52 है, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है तापी नदी है। 50 आगे है, 53 से 56 के लिए एक स्रोत फिर से दिया गया है, तो इसे पढ़ के हमें आंसर देना है। तो 53 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की प्रारंभिक संरचना में कौन सी गैस शामिल है? तो हीलियम और एक सेकेंड, यहाँ पे दो आपकी गैसें दी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है हीलियम, हाइड्रोजन व हीलियम। ठीक है, प्रारंभ में इनकी अधिकता थी, तो यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? यहाँ पे जो होगा वो आपका ऑप्शन फर्स्ट हीलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 54 है, वर्तमान वायुमंडल का उद्भव हुआ है? तो इसका राइट आंसर है एक सेकेंड, 54 का है सी, गैस व जलवाष्प से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है 55, निम्नलिखित में से वायुमंडल की विकास की अंतिम अवस्था को पहचानिए। तो अंतिम अवस्था होती है वायुमंडल संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया है, तो ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट हो जाएगा। 56 है, निम्नलिखित में से आदिकालिक वायुमंडलीय गैस नहीं है? तो बच्चों देखिए, मीथेन, अमोनिया और जो ऑक्सीजन, ये तो आपकी गैसें हैं, लेकिन जलवाष्प कोई गैस है नहीं, ये एक प्रक्रिया है। तो गैस कौन सी नहीं होगी? ऑप्शन जो आपका फोर्थ हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके कंप्लीट होते हैं। आगे है जो वो एक चित्र के आधार पे यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, और दो प्रश्न आपके इसी चित्र के अंदर इसके आंसर छुपे हुए हैं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से मोह अशांतता किन दो परतों के मध्य सीमा बनाता है? तो भूपट्टी और मेंटल, इन दोनों परतों के मध्य में ये सीमा बनाता है। ठीक है, 58 है, दुर्बलता मंडल क्या कहलाता है? तो दुर्बल मंडल जो है वो, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मेंटल व भूपट्टी के मध्य की जो सीमा है ये दुर्बलता मंडल कहलाती है। ठीक है, सॉरी 58 का राइट आंसर बच्चों जो है वो पहला होगा कि मेंटल का जो ऊपरी भाग है, मेंटल का ऊपरी भाग को कहते हैं दुर्बलता मंडल। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा 58 का राइट होगा। 59 है, दिए गए आरेख से स्थल मंडल के बारे में क्या वर्णित होता है? तो बच्चों यहाँ पे जो है वो भूपट्टी तथा ऊपरी मेंटल से मिलकर बना है स्थल मंडल, ये वर्णित होता है। अब कैसे वर्णित होता है? यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्थल मंडल, भूपट्टी तथा ऊपरी सर्वाधिक ठोस मेंटल, यानी कि ये इससे मिलकर बना हुआ है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है बच्चों इस वीडियो का, आंतरिक क्रोड में निम्न में से किस अवस्था में पाया जाता है? तो आंतरिक क्रोड जो है बच्चों वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चित्र में आपने देखा ही होगा, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे है क्रोड, बाहरी क्रोड जो है वो आपका तरल अवस्था में है और आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। ठीक है, और बाकी फिर आगे जो है वो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, जिसे हमें करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और बच्चों कमेंट करके ज़रूर जाइएगा इस वीडियो को छोड़ने से पहले, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। और बच्चों जो क्वेश्चन एक मैंने आपको बताया है, ठीक है, उसका आंसर भी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जिसका सही लगेगा मैं उसका आंसर जो है वो कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों आज का ये वीडियो हमारा खत्म होता है, एंड आई होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।